कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए आज हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हमारे हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से मिनिमम आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं तो इस हिसाब से आपकी नौकरी पक्की होने के इसलिए चांसेस रहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बेहतर लेवल का क्वेश्चन हम लाए हैं, ऐसे लेवल का जो किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम्स में, और आने वाले किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो आपके सामने एग्ज़ाम्स जो है एमपी टेट की एग्ज़ाम्स है, यूपी टेट की एग्ज़ाम्स है और रेट की एग्ज़ाम्स है। तो उस तीनों एग्ज़ाम्स के लिए हम कंटिन्यू कंबाइन प्रैक्टिस सेट करते हैं। हिंदी की, इंग्लिश की, सीडीपी की, ईवीएस की, मैथ्स की, सभी चीज़ों की प्रैक्टिस सेट आपको लेक्चर क्लास एंड प्रैक्टिस सेट रेगुलर मिल रही है। तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नोट्स के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे, निम्न में से महात्मा गांधी के संपादन में प्रकाशित पत्र की गई थी। ऐसा कौन सा है जो महात्मा गांधी के संपादन के द्वारा प्रकाशित की गई थी? हिंदी नवजीवन, मतवाला, सुदर्शन, श्री शारदा। किसने का कौन सा संपादन किया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आ जाएगा, हिंदी नवजीवन। ये महात्मा गांधी के द्वारा संपादन प्रकाशन पत्र थी जो 1921 में, कब 1921 में यह प्रकाशन हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। अगर हम हिंदी नवजीवन की बात करें तो ये साप्ताहिक पत्र था, ठीक है ना, तो दैनिक था ना ही मासिक था, क्योंकि ये कौन सा था? वीकली था, ठीक है। आप याद रखेंगे ये वीकली था। टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं हिंदी पोर्शन के लिए। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा भक्ति काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि, रीति काल के कवि हमने आपको लेक्चर क्लास में करवा दिए हैं, तो यहाँ पर आपको भक्ति काल के कवि के बारे में बताने हैं। केशव, कबीरदास, भिखारीदास, भूषण। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। निम्न में से कौन सा यहाँ पर एक ऐसे कवि होंगे जो भक्ति काल से रिलेटेड रखते हैं? चलिए राइट आंसर यहाँ पर बताएं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर कबीरदास जो होते हैं, कबीरदास जो हैं ये भक्ति काल के कवि है। अगर यहाँ पर केशव की बात करें तो ये रीति काल के हैं, भिखारी दास की बात करें तो ये भी रीति काल के हैं, भूषण की बात करें तो ये भी रीति काल के हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ और एक ऐसे हैं जो कबीरदास हैं, वो भक्ति काल से रिलेट रखते हैं, भक्ति काल से संबंधित रखते हैं। इसकी प्रमुख जो काव्य थी मैं आपको वो बता दूँ, भक्ति काल के जो निर्गुण धारा, ठीक है, ये कौन से हैं? निर्गुण धारा के कवि थे, याद रखेंगे, निर्गुण धारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हित 84 किस प्रकार का काव्य है? हित 84 किस प्रकार का काव्य है? राम भक्ति व्यय काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, सूफी, या इनमें से कोई नहीं? हमने यहाँ पर आपको लेक्चर क्लास में, इवन नोट्स में भी हमने आपको बता के रखा है हित 84, ठीक है। ये किस प्रकार के काव्य है? अगर आपको याद होगा, जिस अभ्यर्थियों ने नोट्स पढ़ा होगा, नोट्स जिस अभ्यर्थियों ने पढ़ा होगा तो उनको याद होगा, और जिन्होंने लेक्चर क्लास अटेंड की होगी, लेक्चर क्लास हिंदी वाली की होगी, तो वो भी उसे याद होगा। अगर नहीं तो अब हम अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने अनुमान लगाइए कि हित 84 जो किस प्रकार का काव्य है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने है। नोट्स याद रखेंगे। नोट्स के लिए आपको व्हाट्सअप करने होंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाने हैं। नोट्स के लिए मैं नंबर बता दूं आपको, 76, पहले भी हमने बता दिया, 349935 एंड 36। इस नंबर पर ओनली आपको व्हाट्सअप करनी, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पर व्हाट्सअप करने हैं, कॉल नहीं करने हैं। लास्ट में भी आपको मैं नंबर बता दूंगा। जो अभ्यर्थी यहाँ पर जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी के साथ साथ
CDP के लेक्चर क्लास एंड प्रैक्टिस सेट और EVS के लेक्चर क्लास प्रैक्टिस सेट, मैथ्स की लेक्चर क्लास एंड प्रैक्टिस सेट, सभी टॉपिक कंप्लीट आपको करवाई जाती है टीचिंग इंस्टीट्यूट में। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या हो जाएंगे। चलिए अगर यहाँ पर बात करें तो हित 84 की बात करें तो ये किस प्रकार के किस प्रकार के काव्य हैं, तो राम सॉरी कृष्ण भक्ति काव्य हैं। किसका किसका है, हित 84 कृष्ण भक्ति काव्य हैं। इसकी रचना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रचना हित हरिवंश पर महाप्रभु ने किया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं हित हरिवंश, हरिवंश महाप्रभु, महाप्रभु ने इसकी रचना की थी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है किताब शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ए एन बी तीनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है या इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली आपको लेक्चर क्लास आप देख लेंगे तो आपको आराम से यहाँ पर हिंदी के टॉपिक में, इस टॉपिक में स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी कि आपको इस टॉपिक से 1 नंबर 100% आने हैं। आप ध्यान में रखें, 1 नंबर आपको इस पोर्शन से आते हैं हर एग्ज़ाम्स में। तो चाहे वो एमपी टेट के आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, एमपी टेट के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या फिर आप सीटेट के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या फिर यूपी टेट के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, रीट की एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, सभी के लिए यहाँ पर 1 नंबर कंफर्म हो जाते हैं स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग, ये दो चीज़ों के लिए। तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली वीडियोस लेक्चर क्लास देखनी होगी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, किताब कौन सा शब्द है, ठीक है, किताब स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सुनीता खाना बना रही है, क्या यहाँ पर होगा, सुनीता खाना बना रही है, कौन सा काल होगा यहाँ पे, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, 3 काल होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस में भी हमने हिंदी इंग्लिश वाली पोर्शन में भी इसे पढ़ाया है। और अगर आप कुछ चीज़ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगभग सेम होते हैं, बस सिर्फ लिपि का फ़र्क होता है। वहाँ पे देवनागरी लिपि होती है, इंग्लिश लिपि होती है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे। तो सुनीता खाना बना रही है मतलब अभी, या बना चुकी है, या यहाँ पर अगर देखेंगे सुनीता खाना बना चुकी है, तो चुकी की अगर हम बात करें तो चुकी हो जाएगी वो कौन से काल में, पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल में। अगर रही है मतलब वो भविष्य काल की यहाँ पर सॉरी वर्तमान काल की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कभी कभी आपके आ जाते हैं। सुनीता खाना बनाएगी यानी भविष्य काल में, अभी बना नहीं रही है, बाद में बनाएगी। इसका राइट आंसर वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तीय करर्तीय वाच्य, या दोनों, ए एन सी दोनों। जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ कौन सा वाच्य होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्तृ वाच्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अठन्नी शब्द का अठन्नी शब्द में कौन सा समास है, याद रखें, अठन्नी, अवयवी समास, द्विदंत समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। ऐसा समास जिसमें अठन्नी हो वो कौन सा समास होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। जिसमें संख्या की बात हो, जिसमें किसकी बात हो, नंबर की यहाँ पर बात हो, यानी कि संख्या की यहाँ पर बात हो। अगर संख्या की बात होती है तो कौन सा समास याद है, द्विगु समास के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अठन्नी है, 8, अठन्नी का मतलब होता है 8 नन्नी, ये नन्नी छोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगी। 8 एक क्या है, नंबर है, एक संख्या है, क्या है एक, 8 एक संख्या है। तो संख्या वाले द्विगु समास को हम लोग करते हैं। समास वाले क्लास हमने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग किस संधि का उदाहरण है, सत प्लस मार्ग
सन्मार्ग किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यंग संधि। संधि टोटल कितने होते हैं? संधि के 2 भेद होते हैं और संधि के 5 भेद होते हैं। इन पांचों भेद में से आपको यहाँ पर बताने हैं सत प्लस मार्ग सन्मार्ग किस संधि के भेद हैं। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे, व्यंजन संधि। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भाषा सीखने में बाधक है। संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। अन्य भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाती है। बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता है। जिस भी जगह कक्षा में या सामाजिक वातावरण में किसी पंचायत में या फिर किसी जीडी में ग्रुप डिस्कशन में एक से अधिक भाषाओं वाले अभ्यर्थी आ जाते हैं, यानी कोई अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, तो अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज को लेके आते हैं, अपनी अपनी भाषा को लेके आते हैं, तो ये पेडागोजी वाले पोर्शन है। याद रखेंगे ये कौन सा पोर्शन है? पेडागोजी वाले पोर्शन है। पेडागोजी वाले पोर्शन हर एग्जाम्स में अगर 150 एग्जाम्स होती है तो वहाँ पे 75 आपके आते हैं। और पेडागोजी पोर्शन ऐसे होते हैं 75 में आप 70 कवर कर लेंगे। अगर आपने हमारी टैग एंड ट्रिक वाली वीडियो देखे होंगे तो टैग एंड ट्रिक वाली वीडियो हम आपको बना के दे दिए हैं। चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसे वहाँ पर ढूंढेंगे टैग एंड ट्रिक वाली वीडियो, तो 75 मार्क्स में आप 70 मार्क्स को कवर कर लेंगे टैग एंड ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव के माध्यम से, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। हमने जब सीडीपी हम लोग पढ़ रहे थे, सीडीपी की क्लास हम लोग कर रहे थे, वहाँ पर भी भाषा के बारे में आती है, हिंदी के क्षेत्र में भाषा की बात आती है। तो जहाँ पर भी एक से अधिक भाषाएं होती है तो बच्चे किस होते हैं, क्या होते हैं? मानसिक रूप से समृद्ध होते हैं। समृद्ध का मतलब होता है यहाँ पर बेहतर, क्या होते हैं? बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन छूट तो नहीं गया? चलिए 9 वाला क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन 9 वाला तो कर लिया हम लोग। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन 10 वाला। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। जो अपर प्राइमरी लेवल होते हैं उसमें भाषा सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, ये आपको बताने हैं। ये भी पेडागोजी वाले पोर्शन है। ठीक है, ये कोई कंटेंट नहीं है, ये पेडागोजी वाले कंटेंट है। ठीक है, पेडागोजी वाले कंटेंट को आप बेहतर तरीके से, हमने कहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव के माध्यम से 75 में से 70 मार्क्स आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ये पेडागोजी का शान है। और पेडागोजी की अगर हम बात करें तो सीटेट में एंड एमपीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सीटेट एंड एमपीटेट में 75 नंबर के पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा बहुत एग्जाम्स को इजी बना देते हैं। केवल शिक्षार्थी केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होते हैं। शिक्षार्थी और पाठ्यपुस्तक विविध पर केंद्रित होती है। शिक्षक और पाठ्यपुस्तक में वैविध्य पर केंद्रित होते हैं। चलिए आंसर बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शिक्षक केंद्रित नहीं होंगे, केवल शिक्षार्थी केंद्रित, ये दोनों नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी एंड डी आ जाते हैं। तो शिक्षक केंद्रित नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी जरूर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी। शिक्षक और पाठ्य पुस्तक के वैविध्य केंद्रित होते हैं। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, अपर प्राइमरी स्तर की सीखने वाले बच्चे क्या होते हैं? शिक्षक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विद्यालय में घने वृक्ष हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक वाचक विशेषण। विद्यालय में घने वृक्ष हैं, इसमें से रेखांकित करना होगा कौन सा विशेषण के भेद हैं। चलिए राइट आंसर बताएं। देखिए सबसे पहली बात है तो यहाँ पर विद्यालय की बात आती है, उसके बाद पेड़ की बात आते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? विशेषण की बात करिए, घने की बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? घना। घना क्या है? एक पेड़ तो है
लेकिन पेड़ के गुण हैं, कैसे पेड़ हैं, घने पेड़ हैं, याद रखेंगे यहाँ पर क्या है, घने पेड़ हैं, तो ये गुणवाचन विशेषण के रूप में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, गुणवाचन विशेषण के रूप में आते हैं। चलिए, संजय आता होगा में कौन सा काल है, आता होगा, याद रखेंगे, आता होगा पूछा, संजय क्या हो रहा, संजय आता होगा, यानी निश्चित निश्चय नहीं है संजय आ गया है या संजय आ रहा है। जो चीज़ें निश्चित नहीं हो, ठीक है, निश्चित नहीं हो वो भविष्य होता है, क्योंकि भविष्य निश्चित नहीं है। वर्तमान हम लोग जी रहे हैं तो देख रहे हैं, पास्ट जो हो चुका वो निश्चित था, जो हो चुका हमने देखा कि किससे किससे युद्ध लड़ी है, हमने पैदा हुआ, मेरे फादर अभी हैं तो उसको निश्चित है, कब मेरे फादर नहीं रहेंगे, कब आप नहीं रहेंगे, कब हम नहीं रहेंगे, कब हमारे देश में युद्ध होंगे, ये अनिश्चित है। जो निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा, वो भविष्य में आ जाएगी, और भविष्य काल यहाँ पर संजय आता होगा, ये चीज़ें आपको निश्चित दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, आता होगा, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर भविष्य काल आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा आगे, अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से डैश ली और एक विकल्प में से रिक्त स्थान के उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। आँख का तारा ले आंधे, अफसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से डैश ली, ठीक है, आँख का तारा ली, आँख काट ली, आँख फेर लेना, आँख है दिखाना। रौनक एक लड़का है, ठीक है, रौनक क्या है, एक लड़का है, रौनक एक लड़का है, वो अफसर बन गया, किसी पद अधिकारी बन गया, अपने दोस्तों ने क्या कर लिया, आंखों का तारा हो गया, आंखों का काट लिया, आंख फेर लिया, आंख दिखा दिया। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। रौनक एक लड़का है जो अफसर बनते ही अपने दोस्तों से आंखें फेर लिया, यानी उसकी दोस्ती कट्टी कर दी, उसको दोस्ती से कोई मतलब ताल्लुक नहीं है। ये सवाल यहाँ पर इस हिसाब से ये सवाल बनेंगे। चलिए, बुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप साज मिले 15 मिनट घंटा भर घंटा भर आलाप राग में नारा गोटा धीरे 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 खिसक चुके थे सारे श्रोता। उपयुक्त में से पंक्ति का रस बताइए, हास्य रस, करुण रस, भक्ति रस, संयोग रस, ठीक है, रस के बारे में बता पूछा है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हास्य रस है, ठीक है। चलिए, ये रस वाली थोड़ी क्वेश्चन टफ आएंगे, जब भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे रफ वाली तो आपको थोड़ी दिक्कत करेंगे, क्योंकि रफ थोड़ा सा ब्रॉड चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। वैसे हम पढ़ाए भी हैं, अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। जल्दी ही आपको ट्रिक के माध्यम से रस वाली क्वेश्चन वीडियो आपको मिल जाएगी। मन सागर मनसा लहरी बड़े 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 बहे अनेक प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रसांग अलंकार होगा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे रेड कलर नहीं किया गया। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, नवीनीकरण अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, क्या अलंकार हो जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका, अस्थाई भाव, सॉरी अस्थाई भाव, यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन के बारे में हमने बताया था, रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि लहर का उभेदक आरोपण किया गया है। क्या होगा यहाँ पर, लहर का उभेदक आरोपण अनुप्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डी ऑप्शन गया काम से, लिखा ही नहीं गया। चलिए डी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। चलिए लाइफ लाइन भी आपको मिल चुकी है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है भाषा की नियमबद्धता को सीखना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना, द्रुत गति यानी स्पीड वाली गति, यहाँ पर द्रुत गति का मतलब होता है स्पीड, गति वाली बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसीलिए आपको डी नहीं भी है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर देखिए, क्योंकि डी आपके आंसर भी नहीं है, इसीलिए आप माइंड को सेटअप कर लेंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, मुद्रिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है,
पढ़ाती है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कविता के भार के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने के लिए सलाह देंगे? कविता में अलंकार रस विशेष बल होता है। कविता में निश्चित भाव अर्थ होता है, अर्थ नहीं होता। कविता में पद में परिवर्तन करने पद में होगा, ठीक है। पद में परिवर्तन करने वाली गतिविधियां कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल देता है। चलिए, कविता में ये ऑप्शन ए बी सी क्या इंपॉर्टेंट होंगे, ये सवाल वहां पर आपसे पूछा है। तो निश्चित तौर पर जो ध्यान देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, कविता एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। एक कविता अगर आप कोई पढ़ता है तो कोई व्यक्ति उसे सुनता है तो अपने अपने स्तर पे उस निश्चित भाव को लगाता है, क्योंकि उसका अर्थ जो होती है निश्चित तौर पर सभी व्यक्ति एक जैसा नहीं लगा सकता। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है तुलसीकृत शब्द में समास है। यहाँ पर पूछा है तुलसीकृत, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अव्ययी भाव, द्विगु समास, करण तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। चलिए राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तुलसीदास, यहाँ पर तुलसीकृत, यहाँ पर होगी तुलसीकृत, क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। अगर तुलसी द्वारा कृत होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, करण तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए, निह प्लस चल संधि शब्द है। नीचल का, निरुचल, निश्चल, निश्चल। चलिए, निह प्लस शब्द का संधि क्या है, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिस करेगा निह प्लस चल कौन सा है, उप कौन सा संधि होगा, ये आपको बताने हैं। विसर्ग होगा, ठीक है। कौन सा होगा? विसर्ग संधि होगा। अगर बात करें तो निश्चल होगा, इसका जो पूरा अर्थ होगा निश्चल होगा। ये विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से खंड काव्य की विशेषता नहीं है, मतलब नेगेटिव वाले सेंस में क्वेश्चन पूछा है तो एक सही एक गलत होगा और तीन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो चलिए, काव्य वस्तु काल्पनिक हो, जीवन की संपूर्ण तथा विस्तारित वर्णन हो, प्रकृति आदि का वर्णन देश काल के अनुसार संरक्षित हो, उसमें 7 या उसमें कम वर्ग होने चाहिए। चलिए राइट आंसर बताइए। सबसे पहले अगर नेगेटिव यहाँ पे है तो तीन जो सही होगा उसे हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। अगर नेगेटिव वाले क्वेश्चन को जो गलत होता है उसे हम सही करते हैं। चलिए, ठाकुर शब्द की स्त्रीलिंग होगी ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर तत्व, ठाकुरी, ठकुराइन, इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग होगी, यानी कि मेल से यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है। ठाकुर शब्द की जो स्त्रीलिंग होगी वो क्या हो जाएगी? ठीक है, ठाकुर, ठकुराइन। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए, खिलाड़ी शब्द का बहुवचन, ठीक है। एक वचन बहुवचन होता है, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर जो होते हैं। खिलाड़ीन, ठीक है, ये तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आ जाती है। खिलाड़ी, खिलाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर इनमें से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? देखिए, खिलाड़ी हो जाएगा। खिलाड़ी शब्द का जो होगा खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ियाँ नहीं, खिलाड़ियाँ नहीं होगा, खिलाड़ियों होगा। अगर ओरिजिनल में देखा जाए तो क्या होगा? खिलाड़ियों, खिलाड़ियों होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर खिलाड़ियों का जो सिमिलर आता है ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है? अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, सबके लिए मिठाई लेकर आओ, राखी पर बाजार सजे हुए हैं, कमरे में ताला लगा है। संबोधन,
ठीक है। संबोधन के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है। हे, रे, अरे, हमने पढ़ा था जो आपको लेक्चर क्लास में, वो संबोधन कारक के में अरे आता है। क्या आता है? अरे आता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपके राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। संबोधन में क्या आता है? संबोधन में अरे आता है। इनमें से कौन सी विधि आज के युग के प्रासंगिक नहीं है? विश्लेषण विधि, प्रत्यक्ष विधि, खेल विधि, सूत्र विधि। आज के युग में प्रासंगिक नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा है। तो आज के दौर में हम लोग सूत्र को नहीं रटते हैं। ठीक है। सूत्र को नहीं रटते हैं, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्लेषण करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, खेल विधि, ये तीनों विधि हमारे प्रेजेंट टाइम में प्रचलन में मौजूद है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन कहता है व्याकरण नियमों के अनुसार प्रयोग करने का किस कार्य विधि में किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि, सहसंबंध विधि, विश्लेषण विधि। व्याकरण नियमों के अनुसार प्रयोग करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? चलिए, प्रत्यक्ष, सूत्र, सहसंबंध, विश्लेषण। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, विश्लेषण विधि। चलिए, ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन, जिसमें से आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन करने हैं। 20 क्वेश्चन आप करके कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ के वहाँ पर अपना बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। तो 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके 100% कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।